My name is Fazl Islam and you are watching Code Ahead. सो आज हम एक टास्क प्रैक्टिस करेंगे जो कि बहुत लेंथी टास्क है, लेकिन ये टास्क जो है ये इसमें काफ़ी चीज़ें कवर हो रही हैं। मीन्स टाइप कास्टिंग भी कवर हो जाएगी इसमें इसमें आपके लूप भी कवर हो जाएंगे, इसमें आपका बूलियन भी कवर हो जाएगा, इफ़ एल्स स्टेटमेंट कवर हो जाएंगी, स्विच स्टेटमेंट कवर हो जाएगी। ठीक है। सो इसमें आपकी लॉजिक बिल्डिंग भी होगी और बहुत काफ़ी चीज़ें कवर हो जाएंगी जो कि आपको आगे पेपर्स में बहुत हेल्प करेंगी। तो स्टार्ट करने से पहले मीन्स के मैं टास्क पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं बात करना चाहता हूँ एक। तो टास्क इस तरह का है कि जनरेट अ रैंडम अल्फ़ाबेट। नाउ आस्क द यूज़र टू गेस द अल्फ़ाबेट। यूज़र विल हैव 5 tries to make a valid guess. User can also use one hint. Hint: to generate a random alphabet, generate a random number between 65 ASCII of A and 91 ASCII of Z. Now typecast is to char like this and char random alphabet is equal to char random। ये टाइपकास्टिंग की उसने कंडीशन बताई है हमें। उसके बाद नीचे हमें सैंपल आउटपुट दिया है कि उसने हमें कहा है कि यूजर के पास 5 ट्रायज हैं, वो 5 ट्रायज कर सकता है और एक हिंट ले सकता है। ठीक है। सो गैस करने के उसके पास 5 ट्रायज होंगी। अगर फर्स्ट ट्राई में ही वो गैस कर लेता है तो वहीं पे एग्जीक्यूशन रुक जाए और उसको कंग्रेचुलेशन का जो मैसेज है वो प्रिंट हो जाए। तो सैंपल आउटपुट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये शो हो रही है साइड पे। तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं ज़रा इफ़ कंडीशन के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस प्रोजेक्ट में इफ़ कंडीशन जब यूज़ करता हूँ तो बाज़ औक़ात बच्चे जो न्यू बिगनर्स होते हैं उनको स्कोप का मसला आ रहा होता है। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल लेता हूँ। सपोज मैंने ये लिया है, मैं सी आउट करता हूँ। ठीक है। सी आउट मैं करता हूँ आई की वैल्यू को, बस सिंपल सा मैं एक ले रहा हूँ। इसके अंदर मैं एक इफ कंडीशन लगाता हूँ। ठीक है। और मैं कहता हूँ कि आई लेस देन टू वन। ठीक है, कंडीशन ट्रू है तो ये चल जाएगा। इतना तो सबको ही आता है कि ये स्कोप चल कैसे रहा है। ठीक है। और मैं यहाँ पे कुछ अपना नेम प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है। इतना आपको पता है कि जब मैं इसको अगर रन करता हूँ, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये रन तो हो जाएगा। ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ज़ीरो भी प्रिंट हो रहा है और कोड अहेड भी प्रिंट हो रहा है। मैं यहाँ पे ज़रा लाइन न्यू लाइन पे चला जाऊँ। ये देखें, आपको ज़ीरो भी प्रिंट हो रहा है, कोड अहेड भी प्रिंट हो रहा है। लेकिन बाज़ औक़ात मैं जब प्रोग्राम बनाऊँगा, चूँकि ये लेंथी है और मुझे स्कोप का पता है, बाज़ औक़ात मैं इफ़ के साथ ये ब्रैकेट्स नहीं लगाता। तो बाज़ औक़ात बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और ये पेपर क्वेश्चन है, ये एमसीक्यूज़ टाइप है या इवन कि आपको सैंपल आउटपुट के लिए भी पूछ सकता है। ये 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि आपको इस तरह की इफ कंडीशन दी जा सकती है और कह सकते हैं कि व्हाट विल बी द आउटपुट। जो ट्राई किया है समझाने के लिए। देखें, कंडीशन इस तरह की है कुछ कि अगर आपके पास इफ़ जो है मीन्स से 0 लेस देन 1 है तो आपके पास ये कंडीशन चले। ठीक है। अब ये मैं चलाता हूँ तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 0 और 2, बिल्कुल यही आता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या मसला है कि अगर मैं यहाँ पे वैल्यू जो है वो आई की वैल्यू चेंज कर दूँ और इसको 1 कर दूँ, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा? सिर्फ 2 आंसर आना चाहिए, क्योंकि इफ तो मेरे पास 1 आंसर आएगा। चूँकि मेरे पास इफ तो चली नहीं, क्योंकि यहाँ पे 0 था, सी में वैल्यू 0 थी और यहाँ पे सी प्लस प्लस हो गया है, तो मीन्स से ये कंडीशन तो चली नहीं। ठीक है। तो हमारे पास सी प्लस प्लस हुआ तो हमारे पास क्या वैल्यू आई? 1। चूँकि ये वाली कंडीशन नहीं चली, सिर्फ एक दफ़ा ये चली तो एक प्लस हो गया। लेकिन अगर मैं इस स्कोप में इसको हटा दूँ, इस तरह कर दूँ, तो मेरे पास क्या आउटपुट आएगा? क्या मेरे पास 1 आउटपुट आएगा? क्या मेरे पास 2 आउटपुट आएगा? या मेरे पास कुछ आउटपुट नहीं आएगा, एरर आएगा? सो मेरे पास आउटपुट जो आएगी वो 2 आएगी। ठीक है। मेरे पास आउटपुट आएगी 2 आएगी। इसकी वजह ये है कि अगर इफ के साथ आपकी बॉडी मीन से आपके साथ उसके पैरेंथेसिस ना हो, तो क्या होता है कि इसके पास सिर्फ एक पहली वाली स्टेटमेंट चलती है जो इफ के बिल्कुल नीचे लिखी होती है। मीन्स के अगर आपको इस तरह का कोई सवाल आ जाए तो आपका जो वैल्यू चलेगी मीन्स के वो आपकी सिर्फ ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा इफ अगर आपको स्टेटमेंट ना मीन्स के उसके पैरेंथेसिस ना दी हो। ठीक है।
तो इसी तरह एल्स है, एल्स के साथ भी अगर आप पैरेंथेसिस नहीं लगा रहे हैं, तो उसके साथ जो सबसे निचली उसकी क्लोज़ेस्ट स्टेटमेंट होगी, जो बिल्कुल उसके नीचे लिखी होगी, सिर्फ़ वो एक दफ़ा चलेगी। उसके बाद ये आप कह लो कि अब भी ये वाली स्टेटमेंट है, सिर्फ़ ये इफ की बॉडी के अंदर है। ये 2 स्टेटमेंट है, ये इफ की बॉडी के अंदर नहीं है। ठीक है? अगर मैं पैरेंथेसिस लगाता हूँ, तो फिर तो ये सारा कुछ बॉडी के अंदर आ जाएगा। फिर तो कुछ भी प्रिंट नहीं होना चाहिए, सिंपल ज़ीरो प्रिंट होगा। क्योंकि कंडीशन तो ट्रू ही नहीं हो रही, सिर्फ ज़ीरो प्रिंट होगा। सो ये चीज़ ज़रा ध्यान में रखना, क्योंकि हम जब प्रोग्राम बनाएँगे तो मैं बाज़ औक़ात ये इस तरह इफ लिख देता होता हूँ कि अगर मुझे बॉडी नहीं लिखनी कोड को कंसाइज़ करने के लिए, सो इसमें परेशान नहीं होना है। तो हम अपना कोड स्टार्ट करते हैं लिखना। ओके, सो मैंने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए हैं, नॉर्मल वेरिएबल्स, जो कि हमें इस प्रोजेक्ट में काम आएंगे। ठीक है, ये मैं आपको बाद में समझाता जाऊंगा किस तरह मैंने कौन कौन सा वेरिएबल क्यों लिखा है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमें जो है वो जो सबसे पहली चीज़ हमें पता चलती है कि हमने एक रैंडम नंबर जनरेट करना है। तो रैंडम नंबर रैंड फंक्शन यूज़ उसके लिए होगा, उसके लिए हमें एक लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ेगी stdlib की। तो stdlib.h हमने इंक्लूड कर लिया है। उसके बाद हम इधर यहाँ पे चूँकि हमने रैंडम की जो वैल्यू कहीं पे रैंड फंक्शन की वैल्यू कहीं पे स्टोर करवानी है, तो मैं रैंडम वेरिएबल ले लेता हूँ और ये मैं इसको रन कर देता हूँ। सो इंक्लूड मैंने गलत लिखा है। ओके, ये आपका चल जाएगा। आउटपुट कुछ प्रिंट नहीं होगी क्योंकि मैं कुछ प्रिंट कर नहीं रहा। तो सी आउट लगा देंगे ताकि हमें साथ साथ पता चलता जाए कि हम कर क्या रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे देखें आपके पास वैल्यू जो है वो 41 प्रिंट हो रही है। मैं दोबारा चलाऊंगा, मेरे पास फिर 41 प्रिंट होगी। मीन्स कि आपके पास जनरेट तो हो रही है वैल्यू अपने आप से, लेकिन कोई रैंडम नंबर जनरेट नहीं हो रहा। एक ही वैल्यू बार बार प्रिंट हो ही जाएगी। इसके लिए एक फंक्शन आता है एस रैंड का, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, जो कि बैकएंड पे टाइम सीड चेंज करता है। तो उसके लिए हमें एक सीड टाइम की लाइब्रेरी यूज़ करनी पड़ती है, या आप टाइम डॉट एच भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों सेम ही है। तो टाइम डॉट एच नॉर्मली सी लैंग्वेज में यूज़ होती है, आप इसमें भी कर सकते हैं। और सी टाइम जो है आप कह सकते हैं कि इसके लिए हमने क्या यूज़ की हुई है, सी प्लस प्लस के सी टाइम, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर मैं इसको चलाऊँ तो मेरे पास देखते हैं कि सॉरी, मैंने अभी एस का फंक्शन इंक्लूड ही नहीं किया। तो आप एसरैन का फंक्शन कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ़ रैंड फंक्शन से पहले कहीं पे भी। चाहे आप बिल्कुल ऊपर कर लें, चाहे आप रैंड फंक्शन के सिर्फ़ यहाँ पे कर लें, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन रैंड फंक्शन से आपने पहले ही करना है। ओके, सो मैं यहाँ पे एसरैंड फंक्शन यूज़ कर लेता हूँ। टाइम नल ये इसका सिंटैक्स है, आप इधर कोई 0 1 2 3 भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा इसका। अब मैं नल लिख दूँ तो कोई मसला नहीं है। अब आप देखते हैं कि वैल्यू चेंज हो रही है, ये देखें वैल्यू चेंज हो रही है, ये देखें। अच्छा, अब हमें वैल्यू जो इसने हमें कहा वेब टास्क के अंदर उसने कहा है कि हमें वैल्यू प्रिंट करनी है 65 टू 95। अगर आप गूगल पे जाएँगे और लिखेंगे अल्फ़ाबेट आस्की चार्ट, तो आपको अल्फ़ाबेट के आस्की चार्ट मिल जाएगा। मीन्स स्मॉल अल्फ़ाबेट का अलग आस्की होती है, कैपिटल अल्फ़ाबेट का अलग आस्की होती है, ग्रेटर देन की अलग आस्की होती है। मीन्स कि हर वेरिएबल, हर अल्फ़ाबेट, हर कैरेक्टर की अपनी आस्की है, चाहे वो माइनस हो, कोमा हो, कोटेशन सिंबल हो, हर किसी की अपनी आस्की है। इसी तरह अल्फ़ाबेट्स की भी अपनी आस्की है। तो इसने इस प्रोग्राम में हमने कहा कि हमने सिर्फ कैपिटल अल्फ़ाबेट्स को देखना है, तो हम कैपिटल अल्फ़ाबेट्स की आस्की लिखेंगे, जो कि ए की जो आस्की है वो 65 से स्टार्ट होती है और ज़ेड की जो लास्ट आस्की होती है वो 91 होती है। बीच में सारे अल्फ़ाबेट कवर हो जाते हैं। मीन्स के जो 26 या 27 अल्फ़ाबेट होते हैं, वो सारे ही कवर हो जाते हैं उसमें। अच्छा, अब इसमें हमने क्या करना है कि इसमें हमने एक कंडीशन लगानी है मॉडुलस ऑपरेटर की। आप मॉडुलस ऑपरेटर क्या होता है, ये मैंने पहले भी बताया है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप पिछला टास्क देख सकते हैं, जो कि आस्की जनरेटर का है। और आस्की जनरेटर नहीं बल्कि पहले 2-3 टास्क अपलोड किए हुए हैं, उसमें से मैंने मॉडुलस ऑपरेटर बड़े डिटेल से समझाया। पर मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, मॉडुलस ऑपरेटर आपकी डिवीजन जो फंक्शन होता है उसमें रिमाइंडर आपका शो करता है। मीन्स कि अगर मैं 4 डिवाइडेड बाय 2 करूँ तो मेरे पास जो वैल्यू आती है 2 टू द 4, मीन्स 2 टू द 4 जो 2 है वो तो क्वोशंट है ना, लेकिन इसका रिमाइंडर क्या होगा, 0। मीन्स कि 2 टू द 4 इज इक्वल टू 0। ऐसी है, हमने जो रिमाइंडर आता है वो देखना है। अगर मैं
सपोज 10 को डिवाइड करूँ 3 से, मेरे पास रिमाइंडर क्या आता है, 3 3 से 9 और नीचे रिमाइंडर क्या बचेगा 1। सो मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, वो रिमाइंडर को शो करता है। अब मैं अगर 3 मॉडुलस 3 करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0। मैं 2 मॉडुलस 3 करूंगा, मेरे पास आंसर क्या आएगा 1। 2 1 2 और 1 बच जाएगा तो मेरे पास 1 आंसर रहेगा। अब मॉडुलस ऑपरेटर एक तरीके से काम करता है। मॉडुलस ऑपरेटर इस तरीके से काम करता है कि मॉडुलस ऑपरेटर स्मॉल वैल्यू पे काम नहीं करता है। अगर मैं यहाँ पे करूँ 6 मॉडुलस 5 तो मेरे पास आंसर 5 आएगा। इसकी वजह ये है कि ये आपका पॉइंट में कन्वर्जन करेगा ही नहीं, मीन्स ये पॉइंट में वैल्यू लेके नहीं जाएगा। मीन्स कि अगर मैं 1 मॉडुलस 6 को, मेरे को आंसर 1 आएगा, 2 मॉडुलस 6 आंसर 2, 3 मॉडुलस 6 आंसर 3, 4 मॉडुलस 6 आंसर 4, 5 मॉडुलस 6 आंसर 5, 6 मॉडुलस 6 आंसर 0। ये मॉडुलस ऑपरेटर तब आपका काम करेगा कि जब आपके पास वैल्यू या तो उस वैल्यू के इक्वल हो जिससे आप उसको डिवाइड करना चाहते हैं, या उस वैल्यू से बड़ी हो। मीन्स कि मैं अगर 7 करूँ तब भी ये काम करेगा। लेकिन ये बस आप समझ लें कि ये अपने से छोटी वैल्यू से काम नहीं करता। 6 से काम करना स्टार्ट कर देगा, लेकिन 5 से काम नहीं करेगा। 5 से लेस देन की वैल्यूज पे काम नहीं करेगा। इसी तरह अगर मैं 10 करूँ, 20 कर दूँ, तो ये काम कब करना स्टार्ट करेगा, 20 पे। अगर 19 तक वैल्यूज, 1 से 19 तक वैल्यू आएंगी, उसका आंसर वही होगा जो वैल्यूज आ रही हैं। मीन्स के 1 से 19 तक ही वो आंसर होंगे। 1 वैल्यू आ जाए तो 1 ही आंसर होगा, वो 19 आ जाएगी तो इसका जो आंसर है मॉडुलस का वो क्या होगा, 19। सो हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि अब हमने देखा है कि हमने जब रैंडम फंक्शन चलाया था तो हमें बहुत बड़ी वैल्यूज आ रही थी। अब हमें जो चाहिए वैल्यू 65 से 91 के दरमियान चाहिए, इस वजह से हम मॉडुलस ऑपरेटर लगाते हैं। तो मॉडुलस ऑपरेटर आप यूज करेंगे कहाँ सकते हैं, 92 तक के। मैंने आपको बताया है कि 1 से 0 से लेके 91 तक जो वैल्यूज होंगी, अब चूंकि आपको मैंने भी बताया है कि लेस देन तक वैल्यूज वो उस पर कोई वर्किंग नहीं करेगा, जब तक वैल्यूज के इक्वल या ग्रेटर देन नहीं आएगी उस पर वर्किंग करेगा। ठीक है, वैल्यू जब तक 91 तक आएगी वो उसको वैसे ही प्रिंट कर देगा, लेकिन जब 92 आएगी या 92 से ग्रेटर देन आएगी, उसका मॉडल्स लेके आपको रिमाइंडर प्रिंट करेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चलाऊँ, आप देखें कोई भी वैल्यू आ जाए वो 92 से लेस देन होगी, 91 तक वैल्यू आ सकती है। ओके, सो आपके पास ये वैल्यू आ गई 91 तक। सो इसके जो ग्रेटर वैल्यू होंगी वो सारी जो है वो उसका रिमाइंडर आपके पास स्टोर होगा। लेकिन अब यहाँ पे एक और कंडीशन हमें लगानी पड़ेगी, क्योंकि हमें जो वैल्यूज हैं वो 65 या 65 से अबव चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि इफ रैंडम लेस देन टू 65, सो हम क्या करें, हम गो टू स्टेटमेंट पे चले जाएं और गो टू अप चले जाएं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्या होगा कि अगर हमारे पास वैल्यू 65 से स्मॉलर है, वो दोबारा ऊपर जाके रैंडम नंबर जनरेट करे और तब तक जनरेट करता जाए जब तक हमारे पास वैल्यू 65 या 65 से अबव ना आ जाए। सो ये इफ कंडीशन ये काम करिए, क्योंकि हमें वैल्यू जो स्मॉलेस्ट वैल्यू भी चाहिए वो 65 चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम टाइप कन्वर्जन कर देंगे। ये टाइप कन्वर्जन सिंपल क्या है कि हम टाइप कास्टिंग करेंगे, और ये अब मैंने आपको बताया कि हर करेक्टर की आस्की वैल्यू होती है, तो ये समझ लें आप आस्की वैल्यू ले रहे थे। अब वो उस करेक्टर की जो आस्की वैल्यू है वो जब आप करेक्टर से टाइपकास्ट करेंगे वो उसमें खुद ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अब रैंडम अल्फ़ाबेट अगर आपको शो करूँ तो मेरे पास जो है वो क्या शो हो रहा है, रैंडम अल्फ़ाबेट अभी भी गलत है, मैंने कुछ फ्रेंड अल्फ़ाबेट सॉरी। ओके, तो देखिए ये अब आपको ए से बी, ए से जेड तक के दरमियान सिर्फ वो ही कैपिटल करेक्टर्स शो करेगा, उससे बढ़ के या उससे छोटी कोई वैल्यू नहीं करेगा। ठीक है, अगर हमें स्मॉल का कहा होता ना, सो हम स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हैं वो हमारे पास स्टार्ट होते हैं 97 की आस्की से, जो हमारे पास जिसे हम स्मॉल एबीसीडी बोलते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास 97 होता तो यहाँ पे क्या आता, स्मॉल ए आता, लेकिन हमने जो वैल्यूज ली हैं वो 65 से 91 के दरमियान ली है, तो इस वजह से हमें सिर्फ कैपिटल अल्फ़ाबेट्स ही शो होंगे। अच्छा, सो मैं इसकी कंडीशन पे अभी बाद में चाहता हूँ कि हमने कंडीशन लगानी कैसे है। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सबसे पहले एक वाइल लूप लगा लेता हूँ, कि जिससे हमें पता चले कि हमने कितनी ट्राई, अगर आप आउटपुट पे देखें जो सैंपल आउटपुट जी में इसमें मैं कहा है कि आपके पास 5 ट्रायल्स है और आपके पास 1 हिंट है।
सो मीन्स के हम तब तक लूप चलाएँगे जब तक हमारे पास ट्रायल्स जो हैं वो 0 ना हो जाए, ठीक है? सो हम व्हाइल लूप लेंगे और यहाँ पे लिमिट नॉट इक्वल टू 0 कर देंगे। यहाँ पे हमने लिमिट का वेरिएबल डिफाइन किया था, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं 5। सो यहाँ पे हम जो लिमिट है वो हमारी ट्रायल्स को डिफाइन कर रहा है। अगर मैं लिमिट का फंक्शन नेम चेंज कर दूँ आप लोगों की बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो आपको समझ में आ जाएगा ट्रायल्स। ओके, इफ़ हमारे पास अगर ट्रायल जो है जब तक हमारे पास ट्रायल ज़ीरो नहीं हो जाती हमने ये वाइल लूप चलाना है। और यही वाइल लूप के भी अगर मैं बॉडी ना लगाऊं, मीन्स ये बॉडी लगाई है, अगर मैं बॉडी ना लगाऊं तो इसके नीचे जो सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखी होगी सिर्फ वो स्टेटमेंट चलेगी, उसके नीचे वाली स्टेटमेंट वो बॉडी से बाहर ही काउंट होगी, बॉडी के अंदर काउंट नहीं होगी, जो मैंने अभी आपको इफ का सारा समझाया। लूप में भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो ये स्कोप ज़हन में रखना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम प्रिंट कर लेते हैं। यहाँ पे हम जो हमारा यूज़र है जो खेल रहा है उसको हम एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं, कि एक नोट प्रिंट कर देते हैं कि आप जो भी वैल्यू प्लीज़ एंटर जो करो वो कैपिटल ए और कैपिटल जी के दरमियान हो, वरना आपकी ही मीन्स के सपोज आपकी जो टर्न है वो ही ज़ाया होगी, हमारी टर्न तो ज़ाया नहीं होगी। ऐसे ही है। सो ए टू जी के दरमियान आप करोगे, उसके बाद एंटर कर दिया, उसके बाद आप सी आउट करोगे। यहाँ पे यू हैव, ओके, so you have tries and hint remaining, ओके। उसके बाद यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं प्रेस 1 to make a guess and 2 to use the hint, ओके। उसके बाद हम सी इन करते हैं और यहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू स्टोर करवा लेंगे जो कि वो एंटर करेगा। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम अगर तो डिसीजन जो है हमारा मीन्स के वो 1 या 2 में एंटर करे, अगर वो 3 4 एंटर करता है तो हम क्या करें उसको एक एरर प्रिंट कर दें कि आपने जो वैल्यू एंटर किया ना वो डिसीजन आपने गलत लिया, आपको 1 और 2 में से डिसीजन लेना है, ना कि आपको 3 या 4 एंटर करना है। ओके, सो अगर तो जो हमारा डिसीजन है वो 2 के इक्वल नहीं है और हमारा डिसीजन जो है वो 1 के इक्वल भी नहीं आ रहा, ठीक है। सो यहाँ पे और लगेगा, सॉरी। या तो हमारा डिसीजन 2 के इक्वल नहीं है, ठीक है, या हमारा डिसीजन 1 के इक्वल नहीं है, तो फिर हमारा ये कंडीशन चल रही है। ये अभी कंडीशन अभी चेक कर लेते हैं कि ये ठीक लगी है कि नहीं, इसको भी बाद में चेक कर लेंगे हम, कोई मसला नहीं। इनवैलिड डिसीजन, ओके। उसके बाद अगर ये हो जाए तो फिर हमने उसको ऊपर भी तो लेके जाना, हम ये तो नहीं कर सकते कि प्रोग्राम वहीं पे टर्मिनेट कर दें। तो हम इसको दोबारा ऊपर ले जाएंगे कि पहले 1 या 2 में सेलेक्ट करो फिर हम आगे की वर्किंग करेंगे, अदरवाइज हम आगे की वर्किंग नहीं करेंगे। तो ये हमारा एक गो टू लग गया। उसके बाद अगर तो है, वरना एल जो है वहाँ पे हम एक स्विच, उम्मीद करता हूँ कि आपको स्विच आता होगा। स्विच बिल्कुल सेम वर्क करता है इफ एल्स की तरह, क्योंकि हमने स्विच के अंदर भी इफ एल्स यूज़ करने हैं, तो मैं ज़्यादा जो वर्किंग है उसको कम्प्लेक्स नहीं करना चाहता। इस वजह से मैं स्विच यूज़ कर रहा हूँ ताकि जो चीज़ें हैं वो बड़ी सिंपल रहें, आपको इफ एल्स समझ में आए। अगर तो डिसाइड के अंदर ये स्विच का समझने सिंटेक्स है। अगर डिसाइड के अंदर 1 आता है तो हमारे पास जो केस 1 है वो मीन्स के डिसाइड की वैल्यू को शो कर रहा है। अगर हमारे पास डिसाइड की वैल्यू 1 है तो केस 1 चलेगा। अगर डिसाइड की वैल्यू सपोज 4 होती ना, 6 होती, तो हमारे पास केस 6 चलता है। ये सिंपल वैल्यू को शो करता है। ये जो केस नंबर होता है ना, ये ऐसे नहीं होता कि आप केस 1 पहले लिखेंगे, केस 2, ये इस पे डिपेंड नहीं करता। ये डिपेंड करता है आपकी वैल्यू पे। अगर आप वैल्यूज़ ले ही कहाँ से रहे हैं, 10 से 12 के दरमियान ले रहे हैं, तो आप केस 10 से स्टार्ट करेंगे, केस 11, केस 12। मीन्स का अगर आपकी वैल्यू 10 आती है तो आपका केस 10 चलेगा। मेरे पास अगर वैल्यू 1 आती है इस डिसाइड में, तो मेरे पास केस 1 चलेगा। और यहाँ पे हम कह देंगे कि प्लीज़
मेक अ गैस। ओके, सो यहाँ पे हम सी इन गैस ले लेंगे और जो लिमिट है वो हम माइनस माइनस कर देंगे। लिमिट क्यों माइनस माइनस की है, सॉरी ट्राइस यहाँ पे हमने यूज़ किया। ट्राइस क्यों हमने माइनस माइनस किया कि देखें, उस अब वो गैस उसने अपना ले लिया, उसने गैस यूज़ किया तो ज़ाहिर बात है उसकी जो एक टर्न है वो ख़त्म होगी। उसने एक गैस ले लिया, अब जो उसके बाद कितने गैस बचेंगे, 4 बचेंगे। एक दफ़ा तो उसने गैस यूज़ कर लिया, उसके बाद ब्रेक लगाएंगे। अगर आप ब्रेक नहीं लगाते हैं सी प्लस प्लस के अंदर किसी केस के आगे, तो क्या होता है कि अगर आप ब्रेक नहीं लगाते हैं तो केस 2 की बॉडी भी जल जाएगी। ये भी इसका एक सिंटैक्स है स्विच का कि आपको ब्रेक लगाना ज़रूरी है अगर आप केस से निकलना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि केस 1 और केस 2 की वर्किंग सेम हो, तो आप इसको इस तरह भी लिख देंगे ना, और अगर आपके पास केस 1 या केस 2 आ जाए, दोनों में से कोई वैल्यू भी आ जाए, तो आपके पास केस 2 की बॉडी चलेगी। इस चीज़ को भी ध्यान में रखें। ये सारे जो मैं आपको बता रहा हूँ, सारे एमसीक्यूज़, सारे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपको अभी क्लियर कर रहा हूँ। इफ हिंट इज इक्वल टू 0, सी आउट, ये मैं आपको बताता हूँ मैंने क्यों लिखा है। सी आउट, यू हैव नो मोर, you have no more hint। ओके, और गो टू कहाँ पे चला जाए, अब 3 पे। अच्छा, ये मैं आपको ये समझाता हूँ मैंने लिखी क्यों है। उसके बाद एल जो है हमारे पास चले इस तरह कि करेक्टर इज क्लोजेस्ट टू ओके। अच्छा, सपोज यहाँ पे अगर आप इसको समझें तो हमारे पास क्या है, अगर आप ये साइड पे जो आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा है, अगर आप इसको देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास जो हिंट है वो सिर्फ एक हिंट है। सपोज यूज़र 2 एंटर करता है तो वो सबसे पहले हमारे पास जो हिंट की वैल्यू है, यहाँ पे हम हिंट की वैल्यू अपडेट करते हैं। जो हमारे पास हिंट की वैल्यू अपडेट हमने की है वो क्या करते हैं, 1। अगर तो यूज़र फर्स्ट टाइम हिंट यूज़ करता है तो वो जब केस के अंदर केस 2 के अंदर जाएगा, सबसे पहले चेक करेगा कि हिंट की वैल्यू 0 तो नहीं है। अगर हिंट की वैल्यू 0 है तो फिर वो क्या करेगा, वो ये वाली प्रिंट कर देगा और गो टू अप 3 पे चला जाएगा। अप 3 हमने कहाँ यूज़ किया भाई, यहाँ पे। अब चूंकि उसने फर्स्ट टाइम हिंट यूज़ किया, हमने अभी देखा कि हमने अभी हिंट को ऊपर इनिशियलाइज क्या किया, 1। तो ये वाली स्टेटमेंट तो चलेगी नहीं, एल्स वाली स्टेटमेंट चलेगी और वो हिंट आपको बता देगा कि वो हिंट क्या है। ठीक है, हिंट क्या है वो आपको बता देगा। और यहाँ पे आप जो है वो एंड में यहाँ पे हिंट माइनस माइनस कर देंगे। कहने से मुराद ये है कि अगर आपके पास हिंट है, अगर आपकी वैल्यू हिंट 1 है, तो आपके पास एल्स वाली कंडीशन चलेगी, और ये जब कंडीशन चलेगी तो फिर हिंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। बाद में वो यूज़र कहता है कि मुझे एक और हिंट चाहिए, तो आपके पास तो हिंट की वैल्यू 0 हो चुकी है, तो हिंट तो आप वो यूज़र दोबारा यूज़ कर ही नहीं सकता। तो अगर वो करना भी चाहे तो वो अप्लाई नहीं कर सकता, वो हिंट यूज़ नहीं करना कर सकता, क्योंकि हमारे पास ये जो हिंट की वैल्यू है वो 0 है, क्योंकि हमारे पास हिंट 2 ही थी। ठीक है, सॉरी हिंट एक ही थी, हमने एक दफ़ा हिंट यूज़ कर लिया तो अब हमारे पास हिंट 0 हो चुकी है। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ क्या, ये जो मैंने 4 क्लोजेस्ट लिखा है ना, ये मैं अभी आपको समझाता हूँ कि 4 क्लोजेस्ट क्यों लिखा है मैंने। अच्छा, यहाँ पे मैंने इफ एल्स कंप्लीट हो गया है, मैं केस की बॉडी से निकल आता हूँ, ब्रेक लगा देता हूँ, और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट केस जो कि एल्स के इक्वल होता है इफ कंडीशन में। स्विच में डिफ़ॉल्ट होता है, इफ कंडीशन में एल्स होता है। अगर ये दोनों केस ना चलें तो फिर ये केस चले। ठीक है, अगर तो दोनों में से एक केस भी चलता है तब डिफ़ॉल्ट नहीं चलेगा। ठीक है, प्लीज सेलेक्ट बिटवीन 1 एंड 2। ठीक हो गया, यहाँ पे मैं गो टू अप लगा देता हूँ 2।
गो टू अप टू, यहाँ पे हम जाके अप टू जो है वो कहीं पे सेट कर देते हैं, यहाँ पे सेट कर देते हैं। कहने से मुराद ये है कि सपोज यूज़र जो है वो उसने सिर्फ क्या करना है, या तो वन प्रेस करना है या टू प्रेस करना है। अगर वो वन प्रेस करता है तो वो डिसीजन, वो मीन्स के गैस करे। अगर वो टू यूज़ करता है तो सिर्फ वो एक दफ़ा ही हिंट यूज़ करे। अगर वो थ्री प्रेस करता है तो हमें क्या करना है, हमें करना ये है कि हम उसको ऊपर ले आए कि भाई ये जो आपने किया है ना उसको आप सिर्फ वन या टू में सेलेक्ट करें, आप कोई और वैल्यू सेलेक्ट ना करें, क्योंकि वन और टू के अंदर सारी फंक्शनैलिटी डिफाइन है। ठीक है। तो ये जो ये है, ये हमारी स्विच की बॉडी है, ये हमारी स्विच की बॉडी को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, ये जो ये चीज़ है ना, ये स्विच की देखें, स्विच के यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से, और यहाँ के अंदर एंड हो रहा है। ये जो केस के अंदर आपको अलहदा से क्या कहते हैं, पैरेंथेसिस लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारा कुछ जो है वो बॉडी के अंदर काउंट हो रहा है। लेकिन अगर आप इसको इस तरह लिखें तो आपका सिर्फ और सिर्फ, अगर मैं इस चीज़ को सारा इफ़ में लिखूँ तो सिर्फ आपकी ये स्टेटमेंट चलेगी इफ़ की बॉडी के अंदर, बकाया जो चलेगी वो इफ़ की बॉडी के बाहर चलेंगी। ठीक हो गया। तो अब हमारा ये भी हो गया है। ये अब हम आ चुके हैं स्विच की बॉडी से बाहर। हम कहाँ आ गए हैं, स्विच की बॉडी से बाहर। और वाइल की बॉडी है, ये स्विच की बॉडी थी। अब हम स्विच की बॉडी से बाहर हैं लेकिन वाइल की बॉडी के अंदर हैं। सो अब हमने क्या कर लिया है, अब हम चेक करेंगे कि जो हमारा गेस्ट है वो इक्वल इक्वल है ट्रेंड अल्फ़ाबेट के। तो हमारा जो फ्लैग हमने ऊपर बूलियन के लिए लगाया था, ये सिर्फ आपको क्या करता है, ये आपको बताता है कि कोई कोई कंडीशन ट्रू होगी है नहीं। तो अगर ट्रू हो गई है तो आपको आगे यूज़ करने की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है। अच्छा, ये जो ब्रेक है ना, ब्रेक का बड़ा ही कमाल का काम है। ब्रेक का काम ये है कि अगर ब्रेक किसी भी लूप के अंदर लगा है और वो लूप की डायरेक्ट बॉडी में आ रहा है, तो अगर ब्रेक चल जाता है तो वो आपको बिल्कुल लूप से बाहर ही ले आएगा, आपका लूप वहीं पे टर्मिनेट कर देगा। मीन्स के अगर देखें, अगर यहाँ पे आप देखें, हमने यहाँ पे गेस किया था। ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पे गेस किया, यहाँ पे उसने माइनस माइनस किया, उसने ब्रेक कर दिया। मीन्स के हमारा जो स्विच स्टेटमेंट थी वो चल गई, उस हमने गेस ले लिया ना उससे। अब वो जो स्विच स्टेटमेंट चल गई, ब्रेक हो गया, मीन्स के स्विच से बाहर आ गए हम। जब स्विच से बाहर आ गए तो हम गेस को चेक करेंगे कि जो हमने रैंडम अल्फ़ाबेट जो कि ऊपर टाइपकास्ट किया था, जो कि हमें स्टोर हुआ हुआ है, जो कि कंप्यूटर ने खुद जनरेट किया था, वो हमारे गेस के इक्वल है कि नहीं। अगर तो गेस के इक्वल है तो हमारे पास जो फ्लैग है वो ट्रू हो जाए और ब्रेक हो जाए, मीन्स कि हम वायर की बॉडी से ही बाहर निकल जाए, हमें और फर्दर एग्जीक्यूशन की ज़रूरत ही नहीं। अगर तो वो उसके इक्वल नहीं है, या डिसाइड जो है वो ट्रू के इक्वल नहीं है, ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि सी आउट रॉन्ग चॉइस। ठीक है। सो ये मैं अभी आपको समझाता हूँ ये मैंने क्यों लिखा है। उसके बाद अच्छा, ये देखें, अगर तो हमारी, ये देखें मैंने इसके नीचे अब वो नहीं लगाया क्योंकि ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है कि चल जाएगी। अगर हमारे पास जो इफ़ की कंडीशन है वो इफ फ्लैग ट्रू हो जाता है, सो हम क्या करेंगे कि हम जब भी मीन्स कि अगर तो ये ट्रू हो जाता है तो ब्रेक हो जाएगा, मीन्स कि हम वाइल की बॉडी से भी बाहर आ जाएंगे अगर तो ये ट्रू हो जाता है। ब्रेक हो गया, ब्रेक क्या करता है, आपको लूप के बाहर ले आता है, चाहे लूप की जितनी एग्जीक्यूशन पड़ी हो, चाहे 1000 दफ़ा लूप चलना हो, लेकिन अगर आपने ब्रेक लगा दिया तो वो लूप से बाहर ही आ जाएगा। इफ गैस, अगर मैं किसी बूलियन वेरिएबल का सॉरी, मैंने यहाँ पे गैस, ओके, फ्लैग, सॉरी, यहाँ पे अगर मैं फ्लैग जो मैंने यूज़ किया है, अगर मैं फ्लैग यहाँ पे फ्लैग मेरे पास ट्रू हो, ये सिर्फ अगर मैं इसके अंदर बूलियन वेरिएबल का नेम भी लिख रहा हूँ तो ये कंडीशन कुछ इस तरह चलेगी, कंप्यूटर इसको इस तरह कंसिडर करेगा, फ्लैग इज इक्वल ट्रू। अगर ये भी बिल्कुल सेम वर्किंग करेगा और ये भी बिल्कुल सेम वर्किंग करेगा अगर मैं बूलियन वेरिएबल का सिर्फ नेम ही लिख दूँ।
ठीक है, तो यहाँ पे हम सी आउट यहाँ पे इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने फिर बताया कि ये आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं बार-बार नहीं लगा रहा, क्योंकि इस तरह के सवाल आते हैं पेपर में और लोग जो हैं वो उसकी बॉडी के अंदर ही घूम जाते हैं कि ये हो क्या रहा है। अगर वीडियो पसंद आए तो आपने ज़रूर कमेंट करना, क्योंकि बहुत लेंथी टास्क है। तो आपके सामने मुकम्मल मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ। ओके, सो एल्स सी आउट यू लूज नो more tries. The character was alphabet. ओके, सो अगर हमारे पास फ्लैग ट्रू हो जाता है, मीन्स अगर हमारे पास वैल्यू ट्रू हो जाती है, हम कह सकते हैं कि हमें अपना जो है वो विनर मिल चुका है और ये बता देंगे कि आप जीत चुके हैं। अगर हमारे पास एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन हमारे पास फ्लैग फॉल्स ही रहता है, तो हम कह देते हैं कि नहीं जी, हम जो करेक्टर है वो ये था, तो आप हार चुके हैं। सो हम इसको अभी इतना रन कर लेते हैं और उसमें से एरर रिमूव कर लेते हैं। सो एरर तो नहीं हुआ कुछ भी। ठीक है, सो ये देखें अभी ऊपर जो है ना, यहाँ पे ये प्रिंट हुआ है, मीन्स का भी कोई मसला है इसमें। अभी हम वो सब कुछ रिमूव करेंगे, लेकिन अभी हम जितना भी हमने बनाया हम उसको चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे देखें आपके पास 5 ट्रायल्स आ रहा है और 1 हिंट आ रही है। अगर मैं गैस करता हूँ, सो अभी इनवैलिड डिसीजन आ रहा है मेरे पास, मीन्स कि अभी हमारे जो प्रोग्राम है उसके अंदर कोई ना कोई मसला है। तो हम इसको देखते हैं और इसको कोशिश करते हैं कि इसमें हमारा मसला क्या आ रहा है। अच्छा जी, हमारा जो एरर आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है, हमने यहाँ पे और लगाया था। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने इसको एंड पे कन्वर्ट करना है। एंड मैंने पहले एंड ही लगाया था। तो एंड क्या करता है कि अगर हमारे पास डिसीजन इक्वल नहीं है 2 के और हमारे पास डिसीजन इक्वल नहीं है 1 के, तब हम कह देंगे कि हमारे पास इनवैलिड है। ठीक है, अदरवाइज हम कहेंगे कि ये वैलिड है। ठीक है, तो हमने ये चेक करना है कि अगर तो हमारे पास वैल्यू ना ही 2 की इक्वल है और ना ही 1 की इक्वल है, तब हम कहते हैं कि आपने इनवैलिड चॉइस ली है। तो यहाँ पे देख लेंगे दोबारा कि क्या आता है हमारे पास। तो हम 1 यूज़ करते हैं। सो वो कहता है प्लीज़ मेक अ गेस, मीन्स कि अब हम चल चुका है। अब ऊपर देखें आपके पास आई वैल्यू शो हो रही है। मैं यहाँ पे सिंपल ई लिखता हूँ। अब हम जो चेक करेंगे वो तो हम चेक करेंगे 65 से 91 के दरमियान। जो ई की वैल्यू है वो 100 से अबव आती है, आस्क की वैल्यू जो स्मॉल ई की वैल्यू है। तो ये यहाँ पे कह देगा कि हम इसको रन करते हैं तो कहता है रॉन्ग चॉइस। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे 4 ट्राइज रह गया है। अब हम हिंट यूज़ करके देख लेते हैं, जो कि हमारे पास 2 पे पड़ी है। तो अभी हमने हिंट कैलकुलेट नहीं की कैसे की है, लेकिन यहाँ पे 0 हिंट आ गई है। अगर मैं यहाँ पे दोबारा हिंट चेक करना चाहूँ तो वो हमें मैसेज प्रिंट कर देगा यू हैव नो मोर हिंट, और हमें कहेगा कि अब आप गैस ही करें। तो हम गैस करेंगे, फिर कुछ और लिख देंगे, फिर हमारे पास 3 ट्रायल्स आ जाएंगी, फिर हम गैस करेंगे, फिर कुछ और 2 ट्रायल्स, फिर हम गैस करेंगे, फिर गलत वैल्यू लिखेंगे, फिर हमारे पास अब 1 ट्रायल आ जाएगी, फिर हम 1 करेंगे। अब हम एज करेंगे तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास ट्रायल्स खत्म हो गई हैं, 0 ट्रायल्स रह गई हमारे पास और हम हार चुके हैं। नो मोर ट्रायल द करेक्टर वाज आई। सो मीन्स कि इतना हमारा 80% जो है वो ठीक हो चुका है। मीन्स हमारा जो 80% कोड है वो चल चुका है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके अंदर क्लोजेस्ट फाइंड करना है। क्लोजेस्ट अगर आप साइट पे देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा क्लोजेस्ट है क्या। क्लोजेस्ट नॉर्मली जो है वो आपके पास वो प्रिंट कर रहा है कि अगर आपके पास जो करेक्टर था वो बी है, तो वो हमें कह रहा है, हिंट में बता रहा है कि द क्लोजेस्ट वाज एफ। यहाँ पे आप एक चीज़ को ज़रा चेक करें कि मेरे पास जो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। ओके, सो अगर मेरे पास आई की वैल्यू 65 है, ठीक है, तो मेरे पास बी की वैल्यू क्या होगी 66, सी की वैल्यू 67, सी की डी की वैल्यू 68, सो अप टू 91। सो अगर मैं देखूँ तो मेरे पास जो सैंपल आउट में प्रिंट कर रहा है वो एफ की वैल्यू बता रहा है। सो 65, 66
67, 68, 69, 70। ठीक है। सो हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास जो एफ की आस्क की वैल्यू है वो क्या है 70, और जो हमारे पास बी की आस्क की वैल्यू क्या है वो है 60। दोनों में डिफरेंस कितना है, 4 वैल्यूज का। सो हम क्लोजेस्ट इस तरह फाइंड कर सकते हैं कि अगर हम क्लोजेस्ट तो एक हिंट ही है, एक्चुअल नंबर तो नहीं ना बताएगा। अगर हम जो हमारे पास वैल्यू होगी, ठीक है, मीन्स के हमारे पास जो वेरिएबल है उसके अंदर जो एक्चुअल वेरिएबल है उसकी आस्किंग के अंदर अगर हम 4 ऐड कर दें तो फिर वो हमारा क्लोजेस्ट वेरिएबल होगा। ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, क्लोजेस्ट वेरिएबल होगा। ओके। सो यहाँ पे हम कहते हैं कि इफ क्लोजेस्ट, सॉरी, हम पहले ना क्लोजेस्ट के अंदर कुछ स्टोर कर, क्लोजेस्ट के अंदर हम क्या करेंगे, रैंडम वैल्यू हमारे पास अगर 66 है तो हम क्या करेंगे उसमें 64 प्लस कर देंगे। ये क्लोजेस्ट हमारे पास इंट का वेरिएबल है, याद रखें। अब इसकी हम क्या करेंगे, टाइप कास्टिंग करेंगे। ठीक है, चार, सॉरी, चार क्लोजेस्ट ही किया मैंने। ओके, चार क्लोजेस्ट में हमने चार लिया और क्लोजेस्ट हमने ले लिया। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे हम एक सी आउट करके देख लेते हैं कि हमारे पास जो रैंड अल्फ़ाबेट क्या है। रैंड अल्फ़ाबेट क्या है और हमारे पास क्लोजेस्ट अल्फ़ाबेट क्या है, ताकि हमारा इजी हो जाए। इधर मैंने कहीं पे सी आउट यूज़ किया होगा, उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि हम दोनों कर रहे हैं। ओके, कोई मसला है इसमें। सो क्लोजेस्ट अल्फ़ाबेट हमने लिया हुआ है चार अल्फ़ाबेट। चार क्लोजेस्ट लिया हमने। अब ये देखें, एस की जो एस हमारे पास है। सो जो एक्चुअल वेरिएबल है हमारे पास एस है, जो हमारे पास क्लोजेस्ट वेरिएबल बता रहा है, हिंट जो बता रहा है वो डब्ल्यू है। मीन्स के ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस एस टी यू वी डब्ल्यू। मीन्स के चार वैल्यू प्लस करके वो हमें क्लोजेस्ट वैल्यू बता रहा है। एस हमारा था, उसमें चार वैल्यू प्लस करके वो बता रहा है कि क्लोजेस्ट क्या आती है, हमारे पास डब्ल्यू थी। मैं दोबारा रन करता हूँ। मेरे पास एल थी, मेरे पास पी क्लोजेस्ट बता रहा है। ठीक है। सो एक्स थी। अब यहाँ पे देखें, ये मैं बताना चाह रहा था कि देखें एक्स जो है हमारे पास, अब हमारे पास तो वेरी अल्फ़ाबेट है, लेकिन आगे जो उसने हमें एक बैक स्लैश का दे दिया है कि ये बैक स्लैश है। सो बैक स्लैश तो हमारे पास कोई अल्फ़ाबेट नहीं है। इसकी वजह क्या है कि सपोज हमारे पास जो आस्क की वैल्यू है वो 88 है, 89 है, 90 है, 91 है। सो 88 में अगर मैं 4 प्लस करूँ तो मेरे पास क्या होता है 92, जो कि जेड की आस्क की वैल्यू से भी बड़ा है। अगर मैं 89 के अंदर प्लस करूँ 4 तो मेरे पास वो 93 है, 90 में प्लस करूँ 4 94 है, 91 में प्लस करूँ 4 वो 95 है। मीन्स के वो तो जेड की ही आस्क की वैल्यू से बढ़ा जा रहा है, तो वो हमें हिंट कैसे बताएगा, वो हमें क्या बताएगा। तो इसके लिए हम एक इफ कंडीशन लगा लेंगे कि अगर हमारे पास क्लोजेस्ट जो है वो 91 से बड़ा है तो उसके अंदर -4 करके हमें वो बताए। हाँ, ठीक है। इफ क्लोजेस्ट ग्रेटर देन 91 है, ठीक हो गया। अगर तो हमारे पास जो क्लोजेस्ट है वो ग्रेटर देन 91 है, तो हमें क्या हो, क्लोजेस्ट इज इक्वल टू रैंडम -4। ठीक है, मीन्स के अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है, सपोज रैंडम की वैल्यू मेरे पास क्या थी 88, क्लोजेस्ट में 4 प्लस हुआ 92 का। अब यहाँ पे जब कंडीशन चेक करेगा कि ये तो 92 हो गया। सो क्या होगा कि ये कंडीशन चल जाएगी और क्लोजेस्ट में आएगा, और रैंडम की वैल्यू हमारे पास क्या थी 88, 88 में -4 करके हमारे पास क्लोजेस्ट की वैल्यू स्टोर होगी। और ये जो टाइप कास्टिंग वाला जो आपका ये है, इसको आप नीचे ले आओ।
इसको आप इफ कंडीशन के बाद चलाओ। ठीक हो गया? ठीक है, अब सही है। सो ये जो इफ की बॉडी है सिर्फ इतनी है, याद रखना। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये चलेगा, ये मैं फिर बता रहा हूँ आपको। सो अगर तो मेरे पास रैंडम की वैल्यू 89 हो जाए और इसमें 4 प्लस होके हमारे पास क्लोजेस्ट की वैल्यू 91 से ग्रेटर हो जाती है, तो फिर रैंडम की वैल्यू 89 थी, उसमें 4 माइनस करके उसका क्लोजेस्ट वैल्यू बताएं। तो मीन्स कि आपकी जो क्लोजेस्ट है वो अब कैपिटल ए बी सी के कैपिटल ए से कैपिटल जी के दरमियान ही रहेगी वैल्यू, चाहे किसी तरह भी हो जाए। अगर मैं इसको चलाऊं, देखें z हमारे पास वैल्यू आ गई थी, तो z के अंदर अगर हम +4 करते तो कहाँ जाती? तो z के अंदर उसने -4 करके वैल्यू क्लोजेस्ट बताई है। के क्या हो, मीन्स कि आप देख लें कि यह बीच में ही रहेगी। ओके, सो अब हम गेम खेल लें। हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यू है वो p है। इसको आप जब एक्चुअल अपना बनाएं, इसको डिलीट कर लेना। ये तो मैंने आपकी सहूलत के लिए लिखा है कि हमारे पास एक्चुअल वैल्यू क्या आ रही है। हम गेस करते हैं, हम करते हैं आर, रॉन्ग चॉइस। हम हिंट ले लेते हैं। क्लोजेस्ट वैल्यू क्या है हमारे पास? टी है। ये देखें सेम ही है ना। ओके, अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जी बी है। इनफिनिट लूप लग गया, मीन्स का भी कोई मसला है टास्क के अंदर, तो उस इनफिनिट लूप को हमने चेक करना है। ओके, सो नो, इसमें इतना एरर नहीं थे। वो मैं आज से शायद मैंने वैल्यू इंटीजर की वैल्यू में मैंने करेक्टर की वैल्यू पुट कर दी, जिसकी वजह से वो इनफिनिट लूप लग गया। ये बात भी ध्यान में रखें कि अगर आप इंटीजर की वैल्यू ले रहे हो, करेक्टर का वैल्यू आपसे पुट हो जाए तो वो इनफिनिट लूप में चला जाता है। तो मैं गैस करता हूँ, मेरे पास एन है, मैं इसमें करता हूँ, फिर मेरे पास दोबारा करता हूँ, एन है मेरे पास। तो मेरे पास एन, वो मैंने जो था वही वेरिएबल मैंने पुट कर दिया, और मेरे पास जो है वो कंग्रेचुलेशन का शो हो गया। दोबारा रन कर लेते हैं। सो मैं हिंट ले लेता हूँ, सॉरी अभी गैस करना है मुझे। सो मैं अब हिंट लेता हूँ, करेक्ट इज क्लोजेस्ट टू जे मेरे पास। ओके, सो इसमें हम 1 गेस करते हैं, बी हम लिखते हैं, सो हमारे पास हो जाएगा 2। हिंट लेते हैं, फिर गेस करने की कोशिश करते हैं, फिर वी लेते हैं। सो हमारे पास क्या आंसर आएगा? रॉन्ग चॉइस। सो आपका जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल ठीक है, वो बस ये है कि आप जब इंटीजर में कैरेक्टर की वैल्यू इनपुट में पुट कर देंगे तो वो इनफिनिट लूप में चला जाएगा। मीन्स कि यहाँ पे मुझसे 1 और 2 पूछ रहा है, मैं यहाँ पे 3 लगा दूंगा तो मेरे पास इनफिनिट लूप में चला जाएगा। तो ये मसला नहीं करना, हमने प्रिंट किया है, ये यूज़र की अपनी गलती होगी, कोड में कोई ऐसा मसला नहीं होगा। सो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।